भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हलचलें तेज हो चुकी हैं और वो भी तब जबकि भारतीय जनता पार्टी संक्रमण के काल से गुजर रही है। यानी कि 2013 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो ग्राफ में गिरावट आई है उसको देखते हुए अध्यक्ष के नाम पे जो चर्चा हो रही है उसको लेकर चारों तरफ जो है हलचलें तेज हैं। अब देखने वाला होगा क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके हिसाब से तो अध्यक्ष के लिए जो नाम सामने आएगा वो सबको चौंकाने वाला हो सकता है। इसको लेकर कल एक बैठक भी हुई है, इसी पे आज डेली डिस्कशन में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ अभिषेक पांडे जी साथ में मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हलचलें तेज हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, हालांकि लोकसभा का जब नतीजा आया था उसके बाद मंत्रिमंडल का जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जेपी नड्डा को कैबिनेट में जगह मिली थी, तभी से ये चर्चाएं हैं। लेकिन अभी तक कोई बहुत ज्यादा नाम पे जो है चर्चा वो निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। हालांकि जो है अभी कल एक बैठक हुई है जिसमें राजनाथ सिंह के आवास पे, जिसमें तमाम बड़े नेता जेपी नड्डा भी मौजूद थे और इवन आरएसएस के जो है दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद थे। दो नामों पे चर्चा बताई जा रही है, कौन कौन से वो दो नाम हैं और इसमें आरएसएस की क्या भूमिका रहने वाली है सर? देखिए, बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल है और जो आपने अपनी लाइन की शुरू में कहा कि 2013 के बाद से ये पहला ऐसा मौका है जब भाजपा में एक संक्रमण काल आया है। इससे पहले गोल्डन टाइम था, बिल्कुल पीक पे थे, लेकिन ये स्लाइटली डिक्लाइन दिखाया है 4 जून के बाद से जो दिखाया है। और संगठन के अंदर भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की या अलग अलग हिस्सों की बात कर लें, क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस डाउन होती है तो तमाम कमियां दिखती हैं और जब कमियां दिखती हैं तो सवाल उठते हैं। तो सवाल उठा है पार्टी के अंदर, कई सवाल उठे हैं इस बार। तो उसको देखते हुए बीजेपी को बहुत अहम फैसले लेने हैं। उसमें सबसे अहम फैसला है कि अध्यक्ष कौन होगा। मौजूदा अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो सरकार में जा चुके हैं। एक पद वाला सिद्धांत है तो उनको छोड़ना है एक पद। अध्यक्ष का कार्यकाल भी उनका जो एक्सटेंशन मिला था उनको चुनाव से ठीक पहले, वो भी पूरा होने वाला है। तो नए अध्यक्ष को तलाश जो है भाजपा के लिए बड़ी एक पहेली के रूप में है कि किसको लाया जाए। अब इसके पीछे कई सवाल है। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो मोदी और शाह की टीम के साथ ही साथ आरएसएस को भी हैंडल कर पाए। आरएसएस की भी भूमिका बहुत है। आप देखिए कि चुनाव में जेपी नड्डा का एक बयान आता है कि भाजपा स्वयं में सक्षम है। उसके बाद से देखिए कि भाजपा को दिक्कत हुई, आरएसएस से रिश्ते बिगड़े, तो तमाम खबरें आई। मोहन भागवत ने खुद जो है टारगेट किया, उन्होंने खुल के बयान दिया सरकार को कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, वो मोदी पे अटैक था, वो सीधा खुल के अटैक था। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बेहतर सेतु का काम करे सरकार और आरएसएस के बीच में, भाजपा और सरकार और आरएसएस के बीच में। तो इस लिहाज से ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी है। कई नाम है, लेकिन मुझे लगता है आज के समय में जो सबसे उपयोगी और सबसे यथार्थ वाला जो नाम है, जो आरएसएस और भाजपा के बीच में सबसे बेहतर सेतु का काम कर सकता है, वो है फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, इस समय मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसलिए क्योंकि वो नागपुर से ही आते हैं, पहली बात तो। दूसरा कि जितना संघ का उनको आशीर्वाद है, संघ में वो स्वीकार्य हैं, उतना ही मोदी शाह की भी टीम में स्वीकार है। इसलिए आपको मैं बताऊं कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुका है उसको उप मुख्यमंत्री बनना क्यों गवारा होगा, लेकिन ऊपर से उनको कहा गया, संगठन का आदेश था और मोदी शाह के करीबी उन्होंने कहा कि भाई आप उप मुख्यमंत्री बनिए, महाराष्ट्र में सरकार चलानी है, वो बन गए। तो इसका मतलब वो व्यक्ति संतुलन बनाना जानते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस मुझे लगता है सबसे ऊपर है। संघ, भाजपा, सरकार सबके ऊपर तालमेल बनाने वाला एक व्यक्ति बेहतर नाम है वो। और भी कई नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नाम सबसे महत्वपूर्ण है। अनुराग ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। 5 बार के सांसद हैं, मंत्री रह चुके हैं, मुखर हैं, वोकल होके बोलते हैं, उनका भी नाम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनके नाम पे बहुत जल्दीबाजी होगा, क्योंकि उनसे भी सीनियर भाजपा में लोग हैं आज भी। लेकिन इस बार अध्यक्ष का चुनाव उस निर्णय पर होगा, उस परिपाटी पर होगा जहां आपको सबको साथ में लेके चलना है। इससे पहले क्या था कि जो अमित शाह जी ने सोचा वही हुआ। उन्होंने जिसको चाहा वो अध्यक्ष बनाया और जितने टाइम के लिए चाहा उतने टाइम के लिए, नतीजे मिलते रहे, उसमें मिलते रहे, रिजल्ट मिल रहे थे। लेकिन अब आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो बहुत 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 सारी चीजें दांव पे लगी हुई हैं। और भाजपा के अध्यक्ष के रूप में चुनाव के लिए मुझे लगता है, इसीलिए अब देखिए राजनाथ सिंह को आगे रखा गया है इस पे कि आप के ऊपर एक ऐसा है कि आप भी उसी संतुलन में चलने वाले व्यक्ति हैं। तो आप जब आगे रहेंगे तो विवाद नहीं होगा, ना संघ में विवाद होगा, ना सरकार में, ना पार्टी में विवाद होगा। तो बहुत कुछ इस बार लगा है पार्टी के लिए दांव पर कि एक ऐसा अध्यक्ष आए
जो सबको साथ लेके चले। अच्छा, एक और चीज है, जैसे आरएसएस की स्वीकारता की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों हुआ, हमने अभी जिक्र भी किया कि जो है एक रिफ्ट पैदा हुई, तो ऐसे में एक और चीज खुलकर सामने आ रही है कि जो कल जो दो नामों पे चर्चा हुई, जिनकी हम अभी चर्चा की कि अनुराग ठाकुर और देवेंद्र फडणवीस, हालांकि देवेंद्र फडणवीस के नाम पे आरएसएस की तरफ से जो है बातचीत हुई, लेकिन अनुराग ठाकुर के नाम पे बीजेपी जो है वो ज्यादा थोड़ा सा सक्रिय दिख रही है। अनुराग ठाकुर को लेकर क्या आपको नहीं लगता कि अभी अनुराग ठाकुर के लिए एक एज फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि पार्टी में और भी वरिष्ठ लोग हैं, मसलन देखिए शिवराज सिंह चौहान हो गए, उनको जो है वहाँ प्रदेश से उठा के जो है केंद्र में लेके जाया गया, वैसे ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हो गई, तमाम बड़े लोग हैं, तो कहीं ना कहीं क्या मतलब अनुराग ठाकुर इस मामले में इस चीज को लेकर पिछड़ सकते हैं इस रेस में? देखिए बिल्कुल एज फैक्टर वाली बात तो है, क्योंकि जब पार्टी का अध्यक्ष होता है वो युवा होता है, कम उम्र का होता है, तो बहुत सारे वरिष्ठ लोगों को आदेशित करने में उसको दिक्कत आ सकती है, और आदेश स्वीकार करने में वरिष्ठ लोगों को दिक्कत होगी। और दूसरी बात कि हिमाचल प्रदेश वाला भी मामला है, ऑलरेडी जेपी नड्डा सरकार में आए तो अनुराग ठाकुर को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, उनको मंत्री नहीं बनाया गया इस बार, तो हिमाचल से ही अगर फिर हम प्रदेश अध्यक्ष लाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष लाएंगे, तो मुझे लगता है कि संतुलन बिगड़ेगा। तो अनुराग ठाकुर युवा हैं, अच्छे, उनको और कोई जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, लेकिन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मंत्री रह चुके हैं, पार्टी के बहुत वरिष्ठ हैं। दूसरी बात, कोर भूमिका से, भाजपा की कोर टीम से रहे हैं, संगठन और आरएसएस के अच्छे रिश्ते बना कर रखे हैं, नाम कई हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में देखिए महाराष्ट्र का भी चुनाव है, उस लिहाज से भी देवेंद्र फडणवीस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स हैं इसमें। अनुराग ठाकुर को मुझे लगता है हिमाचल और युवा, ये दो चीजों की वजह से उनके लिए थोड़ा से चांसेस कम दिख रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे आपने महाराष्ट्र इलेक्शन की बात की, तो महाराष्ट्र के साथ साथ जो है कई इलेक्शन इस बीच में होने हैं, कई राज्यों के इलेक्शन है, उसके बाद 2027 फिर आएगा, जो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, वहाँ भी संगठन को मतलब एक निर्देश देना पड़ेगा, वहाँ से केंद्रीय संगठन की नज़र भी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है। तो कहीं ना कहीं ये जो नया अध्यक्ष आएगा उसके सामने काफ़ी चुनौतियां हैं। कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं जो उसको टैकल करना पड़ेगा, वो भी तब जबकि लोकसभा चुनाव में भाजपा का जनाधार घटा है, और खासतौर से जो हिंदी हार्टलैंड था, जहां भाजपा सबसे मजबूत थी, वहां भाजपा पिछड़ी है। देखिए, चुनौतियां तो सबसे पहले यही है कि पार्टी के अंदर जो तमाम अलग अलग गुटबाजियां हो गई हैं चुनाव के बाद से, उसको खत्म करना, एक दिशा देना, आरएसएस से रिश्ते बेहतर करना, चुनावी राज्यों में पार्टी के संगठन को खड़ा करना, मसलन महाराष्ट्र में जहां पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्थिति है, वहां पे शिवसेना हो, एनसीपी हो, दोनों टूट चुकी हैं, दोनों की दो विंग लड़ रही हैं, बीजेपी, इसके अलावा कांग्रेस, मतलब वहां लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको हैंडल करना, हरियाणा हैंडल करना, दिल्ली हैंडल करना, सरकार और पार्टी के बीच में तालमेल बनाए रखना, मतलब कई जो, और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में संगठन वर्सेस सरकार को संभालना, उसको भी हैंडल करना। तो अभी तक तो ये था कि भाई जब रिजल्ट मिल रहा था तो तमाम कमियां दब के रह जाती थी, लेकिन अब एड्रेस करेंगे, सवाल उठेंगे, आवाज उठेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके अपने सहयोगियों एनडीए को मैनेज करना, ये भी पार्टी अध्यक्ष का एक बड़ा रोल होगा कि कैसे हम ऐसा व्यक्ति ना हो जिससे पार्टी के आपके जो सहयोगी लोग हों वो अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि आपको सरकार भी चलानी है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं इस बार। हालांकि भाजपा के अंदर कैपेबिलिटी है, वो कर सकती है, पहले भी हुआ है, संगठन बेस्ड पार्टी है। बस वही है ना कि एक बार जो आरएसएस से थोड़ा सा एक नोट पे रिश्ते बिगड़े, रिजल्ट खराब हुआ, तो ऐसे आदमी की तलाश है कि जो थोड़ा कंफर्ट जोन से हट के निकल के काम करे, सबको साथ में लेके काम करे। अभी तक ये था कि किसी को भी बना दो, रिजल्ट तो आना है, मोदी के चेहरे पे आना है। क्या जो 2024 में जो नतीजे आए, आरएसएस से जो रिफ्ट की बातें सामने आई उसके बाद, तो क्या आरएसएस को इस पूरी बैठक में या इस पूरी प्रक्रिया में जो तवज्जो दी जा रही है उसकी एक वजह वो भी हो सकती है? बिल्कुल यही वजह है कि आप आरएसएस को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई है भाजपा को भी कि भाई आप अपने आप को तो संगठन के तौर पे मजबूत कीजिए, हर कोई करता है, लेकिन आप दूसरे को कम नहीं दिखा सकते हैं। आप यहां तक कह सकते थे कि वो पैरेलल और हम दोनों मिलकर काम करते हैं, वो सामाजिक संगठन है और राजनीतिक संगठन है, लेकिन आप ये कह देना कि हम पहले उनके भरोसे थे और आज हम स्वतंत्र हैं, आज अपने दम पे खड़े हैं, तो दूसरे को कमतर दिखाने वाली बात हो गई। तो बहुत भाई भाजपा में ही तो मैक्सिमम लोग संघ पृष्ठभूमि से हैं,
सारे कार्यकर्ता भी तो संघ पृष्ठभूमि से हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब और भाई सब जाते हैं, आज शाखाओं में जाते हैं और तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। तो ये बात सबको बुरी लगी थी उस समय मातंड, और मुझे लगता है कि इसके बाद से ही अब आरएसएस की भूमिका के तौर पर आप देखिए, आरएसएस के जो सुझाव हैं, आरएसएस के जो आदेश हैं, आदेश कह लीजिए, इसको अब दरकिनार नहीं कर सकते। इसीलिए इस पूरी भूमिका अध्यक्ष ढूंढने में आरएसएस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उन दबाव नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। समन्वय से बिल्कुल आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास भी आइडियाज हैं और आपके नेता सब वहीं से तो आए हैं, तो आपको उनका सुनना मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी आएगा वो आरएसएस के समन्वय से ही आएगा, और जाहिर तौर पर जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा ऐसे समय में जबकि 2024 के जनादेश सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले कमजोर स्थिति में है और आने वाले समय में कई प्रदेशों में इलेक्शन है, तो ऐसे में उस अध्यक्ष के पास चुनौतियां भी काफी होंगी। लेकिन देखने वाला दिलचस्प होगा कि आखिर इस रेस में कौन जो है नाम बाजी मारता है। फिलहाल आप बने रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन के साथ।